यूकेआरएन सीरीज का जो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। आज की जो वीडियो है दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। उसका ये है कि आप उस लैंग्वेज की बेसिस पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते एनएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए। Assalamu alaikum, this is Muhammad from Nursing Insider and welcome back to UKRN series as we have been working on UKRN series। तो UKRN series का जो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। आज की जो वीडियो है दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है, जो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का जो क्राइटेरिया है, उसको हम किस तरह से मीट कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट जो है हमने देने हैं या कौन कौन से टेस्ट हम दे सकते हैं और कौन से टेस्ट जो है एनएमसी में एक्सेप्टेबल नहीं है, इस पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे ओईटी और आइल्ट्स, इन दोनों का कंपैरिजन आज हम थोड़ा सा करेंगे। और बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बीइंग अ नर्सिंग प्रोफेशनल, आपके लिए कौन सा टेस्ट बेहतर एंड बेस्ट हो सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा ओईटी एंड आइल्ट्स के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उस पे आज हम बात करेंगे। एंड लास्ट जो है हमने बात करनी है जो ओईटी की प्रेपरेशन है उसकी कुछ प्रो टिप्स हैं, वो क्या हैं और किस तरह से जो है आप टेस्ट को क्रैक कर सकते हो इजीली। फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस डेडिकेटेड वीडियो, वी हैव वन ऑफ आवर गेस्ट मिस्टर तसव्वुर कमाल, जो कि यूके के अंदर भी एज अ रजिस्टर्ड नर्स जो है काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। तो आज हमें ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट के हवाले से गाइड करेंगे मिस्टर तसव्वुर कमाल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi everyone, this is Tasawwur Kamal. I'm working as a nurse in Royal Free Hospital London and I'm here since 2021. So I'm with these guys, Munib and Faisal. करंटली जो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ 2 टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं। एक है हमारे पास आइल्ट्स और दूसरा है ओईटी। आइल्ट्स में और ओईटी में सेम ऑलमोस्ट बैंड का रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें बैंड जो है कैटेगरीज डिफरेंट हैं। जैसे कि आइल्ट्स में 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास, 4 मैनुअल्स एंड मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग जो है उसमें 7 बैंड्स चाहिए और राइटिंग में 6.5 चाहिए। इसी तरह से ओईटी है, उसमें हमें 3 यही मॉड्यूल्स में रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में बी चाहिए और राइटिंग में हमें सी प्लस चल जाता है। इसके अलावा और जो दूसरे टेस्ट हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे कि टोफल हो गया, पीटीई हो गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह से जैसे हम डिग्री करते हैं, कोई भी डिग्री, जैसे कि बीएसएन है, कुछ लोगों ने पोस्ट आरएन किया है, कुछ ने डिप्लोमा किया हुआ है, तो उन्होंने किसी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो यूनिवर्सिटी से किया है, तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं वहाँ से यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन वो एनएमसी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो उसका ये है कि आप उस लैंग्वेज की बेसिस पे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते एनएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए। ओईटी ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है, जो कि कैम्ब्रिज बॉक्सेल और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया। ये टेस्ट जो है ये आइल्ट्स से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 587 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी फीस है 1 अटेम्प्ट की, और इसमें 4 मॉड्यूल्स कवर होते हैं, यही लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। लेकिन ये 12 प्रोफेशनल्स के लिए है, ये सिर्फ प्रोफेशनल का है। ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, जो ऑक्यूपेशनल जो है मेडिकल ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं वही सिर्फ इसके लिए आ सकते हैं, और उसमें नर्सिंग और मेडिसिन वाले टॉप कैटेगरीज हैं। बाकी इसके अलावा फार्मासिस्ट और दूसरे जो है रेडियोलॉजी वगैरह इस तरह से वो आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमें ओईटी करना चाहिए या आइल्ट्स करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो है ना, एक ये सेंसिबल क्वेश्चन भी है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को इसका आंसर इस तरह से देता हूँ, क्योंकि ये वो कहते हैं कि आइल्ट्स जो है वो सस्ता टेस्ट है, जितने में एक आइल्ट ओईटी होना है उतने में 2 या 2.5 आइल्ट जो है वो आइल्ट्स की फीस निकल आनी है। तो ये एक सेंसिबल सा क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन आइल्ट्स एक मुश्किल टेस्ट है। आइल्ट्स की लिसनिंग और आइल्ट्स की रीडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात की जाए तो आइल्ट्स की राइटिंग और आइल्ट्स की स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू ओईटी। क्योंकि ओईटी में आपको उन्होंने एक जनरलाइज सा एक स्टेटमेंट दे देनी है, आपने उस पर लेटर लिखना है, और लेटर में लिखना है, लेटर का एक अगर आप प्रॉपर पैटर्न आप कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-3 लेटर का प्रैक्टिस कर लेते हैं, वही आपका एक काइंड ऑफ एक सेट सिनेरियो बन जाता है। आप उसको प्रैक्टिस करके और अपना इम्प्रूवमेंट लेके आके उसमें आप इजीली पास हो सकते हैं।
इसी तरह से स्पीकिंग में, तो स्पीकिंग में आपको रोल प्ले करना है, कार्ड्स दो करने हैं। आइल्स में स्पीकिंग और तरह से है, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आइल्स की राइटिंग में रह जाते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि बजाय इसके कि आप जो है वो 3 से 4 दफ़ा आइल्स देके फिर ओईटी करने की तरफ आए, आप डायरेक्टली ओईटी की तरफ जाएं। ओईटी अभी तक बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोफेशनली ज़्यादातर जॉब करनी होती है, तो उनका यही फोकस है कि ज़्यादा लोग जॉब के लिए आ जाए। बहुत से लोग कहते हैं ये तो आइल्स तो फिर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है, ओईटी तो यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपने आना है तो आप डायरेक्ट जॉब पे आएँ, यहाँ पे आके जॉब करें। जॉब के साथ साथ अगर आप जो है स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो जॉब की वजह से आपको हर यूनिवर्सिटी में अलाउ हो जाएगा। लेकिन आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट लिया जाएगा, तो उसके लिए फिर ये है कि आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा लोग उस वक्त तक जो है वो स्टडी नहीं करते, प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन नहीं करते, जब तक उनको जो है वो यहाँ पे नेशनैलिटी नहीं मिल जाती या ILR नहीं मिल जाता। इस लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगा, आप सिंपल ओईटी करें। महंगा टेस्ट तो है, लेकिन आप बजाय इसके कि 4-5 अटेम्प्ट्स आइल्स के करें, एवरेज स्टूडेंट के लिए, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा, आप आइल्स करें, पैसे बचाएं, डायरेक्ट टेस्ट पर पास करके आप इधर आ जाएं। लेकिन जो बार बार जिनको पता है कि मुझे अभी काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुझे तो इंग्लिश का बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, मैं उनको यही कहूँगा, आप ओईटी की तरफ जाएं। आसान टेस्ट है, स्पेशली लिसनिंग और रीडिंग सेम है, लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी सी आसान है आइल्स से। इस वजह से आप इसकी तरफ जाएं और ये टेस्ट की अटेम्प्ट देके ये पास करके आप यूके आ जाएं, बजाय इसके कि आप उतना टाइम उधर स्पेंड करें। आइल्स में आपकी अगर बेस बनेगी, बेस स्ट्रांग होगी, तो जो उसकी वजह से आप फिर आपका इंग्लिश का लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है वो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, आपका आइल्स का स्कोर अच्छा आएगा। ओईटी में ये है कि कुछ आपके पास टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उनकी वजह से आप उसको टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। दो कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है, लेकिन आप उस टेस्ट को पास कर सकते हैं। मैं जो है सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि जो ओईटी के लिसनिंग है और रीडिंग है, उसमें यूज होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो नेक्स्ट पेपर में 80 to 90% आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं? क्योंकि एक मेडिकल जो है जितनी टर्मिनोलॉजीज और लैंग्वेज है वो काइंड ऑफ लाइक 60-70% 80% रिपीट होती है। तो एक वर्ड अगर यूज हुआ है वो काइंड ऑफ दोबारा जो है वो यूज होना है, ठीक है। अगर हमें वो उस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब पता है, उसके सिनोनिम और एंटोनिम पता है, तो वो एक अच्छे तरीके से हम उसको जो है वो वर्ड को टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, उसका सिनोनिम भी देख सकते हैं और एंटोनिम भी देख सकते हैं। अगर आपको ये पता हो तो ओईटी में पार्ट सी के अंदर कुछ सिनोनिम्स के भी होते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड से उसने क्या मतलब लिया राइटर ने, तो उसका एग्जैक्ट सिनोनिम भी नीचे होता है, जबकि हमें उसका सिनोनिम नहीं आता या उसका एंटोनिम नहीं आता। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम उधर वहां पे तुक्का लगा देते हैं, हम उधर मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं सबको यही कहूंगा कि वो जितने भी ओईटी में वर्ड्स हैं, आप जो भी एक टेस्ट सॉल्व करते हैं, बजाय इसके कि आप एक हफ्ते में 20 टेस्ट सॉल्व करें, आप एक हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट सॉल्व करें और उस एक टेस्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग्स देखें, उनके सिनोनिम और एंटोनिम देखें और उसको उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके देखें। आपकी इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर वोकैब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आप एक तुक्के पर टेस्ट नहीं करेंगे, आप जेन्युइनली उसको अंडरस्टैंड करके उस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसी तरह लिसनिंग में भी सेम ही ऑलमोस्ट वर्ड रिपीट होते हैं और आप उसको जो है याद कर सकते हैं, उन वर्ड्स को समझ सकते हैं और उन वर्ड्स को बार बार सुन सकते हैं। दूसरा, आप जो लिसनिंग है उसमें आप अगर आपको एक आंसर मिल जाता है तो आप उसको बार बार सुने कि ये इसने बात कैसे की है, क्या वजह हुई है कि इसने ये बात, मेरा वाला आंसर ठीक नहीं हुआ। दोबारा सुने, जब तक आपको ईच एंड एवरी वर्ड की एग्जैक्ट समझ नहीं आ जाती आप उस वक्त तक सुने। अगर आपको किसी वर्ड की समझ नहीं आती या फर्ज करें आपको किसी लाइन की समझ नहीं आती कि ये कहाँ यहाँ पे क्या गया, तो आप किसी और से हेल्प ले सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं ये सुन के बताएं कि ये यहाँ पे क्या किया गया। अगर आप ऑफिशियल टेस्ट देखें तो ऑफिशियल टेस्ट के साथ तो वो ट्रांसक्रिप्ट पूरा दे देते हैं कि इसके अंदर ये बोलेगा। गुड लक। मैं सबको कहना चाहूंगा कि मेहनत करें और वो बहुत जल्दी यूके आ सकते हैं। I hope we were able to deliver the basic insights regarding English language requirement. If you have any question, any concern, you can ask in comment section. As you know, we have started this UKRN series in 10 steps, and this is the first step and this is the first video of this series. And our upcoming video will be on NMC registration process. So how you can do your registration, initial registration, and how you can initiate your registration. So इस सारे के सारे जो है स्टेप पे हम बात करेंगे
the next video. So just do subscribe, like and share and stay connected for upcoming video. Bye bye.